हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस है, इसका ये जो क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स का, आज हम लोग इस क्लास में इस पूरे क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो आपका एग्जाम टाइम का गोल्ड सीरीज का क्वेश्चन बैंक आता है वो हमने फुल कवर करा दिया है और बहुत पहले कवर करा दिया है। आज हम लोग इस फिजिकल साइंस का जो ये क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स, इसको फुल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं एंड यहाँ से आपको पूरा पेपर भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और फुल कवर करेंगे तो थोड़ा टाइम जो है थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो साइंस यानी विज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति साइंसिया या फिर सिंटिया शब्द से कह सकते हैं कि हुई है। विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आपकी लैटिन भाषा से हुई है। किस वैज्ञानिक के अथक प्रयासों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का उद्भव नहीं हुआ है। तो इसमें जो फैराडे हैं इनके माध्यम से उद्भव नहीं हुआ है, बाकी आपका वी पी पाल हो, स्वामीनाथन हो, बोरलॉग हो, इनका योगदान है। निम्न कथन किस वैज्ञानिक से संबंधित है। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, ऐसा आइंस्टीन ने कहा है। किसने कहा है? आइंस्टीन ने कहा है। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, विज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना, एक्सप्लोर करना, खोज करना। ठीक है, विज्ञान का ज्ञान जो है वह क्रमबद्ध होता है, संगठित होता है एंड सुव्यवस्थित होता है। निम्न कथन किससे संबंधित है? विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परखनली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, अपितु वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। किसका स्टेटमेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञानार्जन के लिए या समस्या समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत ज्ञान अर्जन करने के लिए यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पे सूत्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है, यदि विज्ञान में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उसके लिए हम समस्या को समाधान करने के लिए समस्या की नहीं सूत्र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूत्र की आवश्यकता होती है। वर्तमान में मानव सभ्यता जितने उच्च शिखर पर पहुंची है उसका श्रेय विज्ञान को जाता है। किसको जाता है? विज्ञान को जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में समस्या जो है ऑप्शन दिया हुआ है, टिक भी है, इसमें भी दिया है, इसका आंसर समस्या है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें और जो राइट आंसर इसका यही है सूत्र की, क्योंकि वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत किस ज्ञान को अर्जन करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए, समस्या की आवश्यकता नहीं, समस्या को समाधान करने के लिए हम वैज्ञानिक विधि से हम सूत्र लगाएंगे तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे समस्या का मतलब कोई क्वेश्चन हो सकता है, आपका सवाल हो सकता है, कोई डेरिवेशन हो सकता है, वो सूत्र के माध्यम से ही हल होगा। रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता को कम करने के लिए किसका विकास किया गया है? जैविक उर्वरकों का विकास किया गया है। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। विज्ञान में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। यह विशिष्ट प्रक्रिया ही ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है, तो वह आपकी वैज्ञानिक विधि हो जाएगी। विज्ञान वर्ग में कौन कौन से 2 उपवर्ग प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसमें आपका भौतिक विज्ञान एंड जीव विज्ञान, ये विज्ञान के 2 उपवर्ग हैं जो प्रमुख रूप से विज्ञान में शामिल किए जाते हैं। विज्ञान किस प्रकार के निष्कर्षों की खोज करता है? विज्ञान जो है परिमाणवाची जो निष्कर्ष होते हैं उनकी खोज करता है। क्वेश्चन इज छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वह आपकी अन्वेषण विधि है। कौन सी विधि है? अन्वेषण विधि है। विज्ञान की प्रगति किस पर निर्भर करती है? विज्ञान की प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। किस पर? अच्छे मापकों पर। सिंटिया शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वैज्ञानिक केवल किसकी खोज में रहता है? वैज्ञानिक हमेशा यथार्थ, फैक्ट एंड सत्य की खोज में रहता है। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना, भौतिकी के सामाजिक उपयोग को समझना
और वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना, ये माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। शिक्षण उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एंड अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, कौन सा? ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, यह सामान्य नहीं विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। उद्देश्य या लक्ष्य का जो क्षेत्र है वह आपका व्यापक होता है और असीमित होता है। प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र जो है वह संकुचित और सीमित होता है। उद्देश्य हमारा उत प्लस दिश और य से मिलकर के उद्देश्य का निर्माण होता है, यानी कि उद्देश्य शब्द बनता है। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि जो है वह दीर्घकालीन होती है। निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? तो उद्देश्य या लक्ष्य का मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। किन बिंदुओं को? देखिए, विषय वस्तु का चुनाव कैसे किया जाए, इस बात को ध्यान में रखिए। विशिष्ट उद्देश्यों को चुनाव करना है। कक्षा कक्ष की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए। इन सभी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? लक्ष्य शब्द हमारा लक्षित शब्द से बना हुआ है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना, यह विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत क्या है? मनोविज्ञान नहीं है। उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत क्या नहीं है? इसमें विज्ञान, मनोविज्ञान नहीं है। क्वेश्चन इज प्राप्य उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्रायः शिक्षक की होती है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है। क्यों? क्योंकि यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक है। इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव है। श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में भी सहायता मिलती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है? प्राप्य उद्देश्य का जो स्रोत है मुख्यतः मनोवैज्ञानिक होता है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो इसमें जो यह बिंदु है हमारा व्यवस्था, इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन इज कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, यह जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। कक्षा 8 की भौतिकी से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, ये जो है प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन यहाँ भी आपका जो ए है वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। आपके पास लास्ट समय बचा है, अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नंबर आप सभी तक पहुँच गया होगा हमारा 9628182649। ठीक है, ये नंबर है जिसपे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। 9628182649। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स, एग्जाम टाइम का जो गोल्ड सीरीज आता है उसकी कंप्लीट पीडीएफ, इजी नोट्स जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, नया वाला इजी नोट्स है इसकी कंप्लीट पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वह कंप्लीट उनका सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमें इस नंबर पर जो दिया गया नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन कहता है ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह ब्लूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है नियंत्रण, भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है उद्दीपन। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सिम्पसन के द्वारा। किसके द्वारा? सिम्पसन के द्वारा। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष का मतलब होता है कार्य करना। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसमें ब्लूम, कथवाल और मसीहा, इन सभी के द्वारा भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। विश्लेषण और संश्लेषण जो है वह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। निम्न में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। निम्न में शैक्षिक उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए, शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का अध्ययन दर्शन के द्वारा होता है। शैक्षिक उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है। तो उद्देश्य नहीं है हमारा, विशिष्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का गुण नहीं है। कौन सा? अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है, यह इसका गुण नहीं है। RCEM उपागम की विशेषता यह है कि उपागम द्वारा पाठ नियोजन अत्यंत सरल हो जाता है। उपागम में प्रक्रिया पर अधिक बल दिया जाता है। उपागम में मानसिक योग्यताओं पर भी विशेष बल दिया जाता है। ये RCM उपागम की विशेषताएं हैं। गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है? तो इसमें इन्होंने बताया गया है कि 120 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है RCEM का पूरा नाम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है।
ज्ञान के अंतर्गत पाठ्यवस्तु के कितने स्तर हैं? पाठ्यवस्तु के 3 स्तर हैं। कितने? 3 स्तर हैं। विश्लेषण का स्तर नहीं है। तत्वों का विशेष संप्रेषण करना यह विश्लेषण का स्तर नहीं है। अवबोधन के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है? अनुवाद को। आदत निर्माण का किससे संबंध है? क्रियात्मक पक्ष से। आदत निर्माण का संबंध किससे है? क्रियात्मक पक्ष से। ज्ञानात्मक पक्ष ब्लूम द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 1956 में। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? यह आपका 1969 में किया गया। भावात्मक पक्ष का ब्लूम, कर्थवाल और मसीहा द्वारा कब वर्गीकृत किया गया? 1964 में। अनुवाद, व्याख्या और बाह्यवेशन को किसमें सम्मिलित किया जाता है? इसको अवबोधन में सम्मिलित किया जाता है। किसमें? अवबोधन में सम्मिलित किया जाता है। चैप्टर नंबर यहाँ से 4 आता है। देखिए, विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, यह कथन टेलीरैंड से संबंधित है। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? यह कथन आपका स्किनर से संबंधित है। किससे? स्किनर से संबंधित है। निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है? तो इसमें आपका व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सभी विज्ञान शिक्षण की विधियां हैं। समस्या समाधान के चरण हैं समस्या का चयन, तथ्यों का एकत्रीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, ये सभी समस्या समाधान के चरण हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित जो विधि है वो आपकी भाषण या व्याख्यान विधि। भाषण या यूं कहें कि लेक्चर मेथड जो है ये आपकी सबसे प्राचीन और अधिक प्रचलित विधि है। प्रदर्शन विधि का आधार क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? प्रदर्शन विधि का आधार है। प्रदर्शन विधि का गुण क्या है? प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। कौन सा नहीं है? यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? अध्यापक पर निर्भर करती है, ये इसकी क्वालिटी नहीं है, है ना। व्याख्यान विधि के गुण क्या हैं? व्याख्यान विधि से हम फटाफट किसी चीज़ को बोल करके पढ़ा देते हैं तो समय की बचत हो जाती है, सुविधाजनक होती है, हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता, एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी है। तो ये सारी ही क्वालिटीज इसमें मिल जाती हैं। व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं क्या हैं? इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं, ये विधि सस्ती है, यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित होती है। तो ये व्याख्यान विधि प्रदर्शन विधि की विशेषता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। कथन किससे संबंधित है? बेलार्ड से संबंधित है। किससे? बेलार्ड से। परियोजना विधि का चरण नहीं है भाषण देना। परियोजना में बालक करके सीखता है, ये इसमें भाषण देना नहीं आता है। परियोजना विधि किस पर आधारित है? परियोजनावादी आपकी यथार्थता के सिद्धांत पर आधारित है, अनुभव के सिद्धांत पर आधारित है, सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका डी राइट हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है एंड ह्यूरेस्को शब्द का अर्थ होता है मुझे खोजना है। अन्वेषण विधि वो विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग से संबंधित है। किससे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग से संबंधित है। विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है। कथन किससे संबंधित है? प्रोफेसर यंग से संबंधित है। कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है? निगमन विधि। किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है? तो वो आपकी निगमन विधि है। कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र होता है? व्याख्यान विधि में बालक मात्र श्रोता होता है, सुनने वाला। विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है? वह आपकी प्रयोगशाला विधि है जिसमें बालक खुद करके सीखता है। डियर फ्रेंड्स, हम जिस पेड नोट्स की बात करते हैं, देखिए जब जैसे अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग पेडागोजी फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो अगर आप फिजिकल साइंस के नोट्स लेते हैं तो आपको इस तरीके के कंटेंट शॉर्ट नोट्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो आपको मिल ही रहे हैं, एनफ कंटेंट ऑब्जेक्टिव में हम दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके से शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि एक एक लाइन में, ठीक है, जैसे गैलीलियो को आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है ना। और इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे 1900 के प्रारंभ में मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टीन, नेल्स बोहर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांतों को विकसित किया। आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तुत रिलेटिविटी के सिद्धांत को 1915 में स्वीकारा गया। और है ना, पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की विधि खोजी। और सर्वप्रथम 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में साइंटिफिक रिजोल्यूशन नाम से प्रस्ताव रखे। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप तक पहुंच जाती हैं एंड आप अच्छा कंटेंट गेन करते हैं। कार्पोनिकस विचारधारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, विद्युत क्या है, विकासवाद, यहाँ से पूछने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है।
और बच्चों को आसानी रहे, इसीलिए जो आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पिछले साल का जो प्रश्न पत्र था, जो पिछली बार आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर जुलाई 2022 में, ठीक है, वह पूरा क्वेश्चन पेपर हमने टाइप करवाने के बाद बच्चों तक पहुंचाया है, पेड स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको पढ़ने में आसानी रहे। जैसे पदार्थ विज्ञान में सम्मिलित है भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, कौन सा गुण विशिष्ट उद्देश्य का नहीं है, दीर्घकालिक होना, ये आपका क्वेश्चन पेपर है ना। और ये आपके इसमें पूरे 100 क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पिछले साल का प्रश्न पत्र है जो इस तरीके से आपको पेड जो है टाइप करवाने के बाद आप तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली हमने बच्चों को इन्वायरमेंट एजुकेशन के 200 वन लीनियर प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस जो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं पर्यावरण के लिए, तो इस तरीके से जो हमारा कंटेंट होता है वो आप तक पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज करके आप नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ये कंटेंट आप भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी आपसे पूछी जा सकती हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हैं। चलिए अब देखिए, आते हैं अपने पॉइंट पे। निम्न में कौन टोली शिक्षण की विशेषता नहीं, यानी कि जो समूह शिक्षण होता है उसकी विशेषता नहीं है। देखिए, यह एक जटिल विधि है, ऐसा नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। और जो सूक्ष्म शिक्षण हो, टोली शिक्षण, जो समूह शिक्षण होता है, यह एक शिक्षण विधि है। यह विधि सहयोग की भावना पर निर्भर करती है, एक लचीली विधि है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एलन के द्वारा किया गया। निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जैसा सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ऐसा एलन कहते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि जो है वह 36 मिनट की होती है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया? 1963 में किया गया। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण का, अनुकरणीय शिक्षण का एंड मस्तिष्क उद्दीलन का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है? देखिए, इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है, तो और ये जो है टोली शिक्षण से संबंधित भी नहीं है। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद क्या हैं? देखिए, विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करना, ये सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्न कथन किससे संबंधित है? शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है, ऐसा डॉक्टर बी के पासी कहते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपका डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ से संबंधित है। डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ से संबंधित है। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से 10। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 6 मिनट। कितनी? 6 मिनट। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हाँ बिल्कुल, ये जो सूक्ष्म शिक्षण है ये आपका वास्तविक शिक्षण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें जो ए है वह आपका राइट रहेगा। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक डॉक्टर डब्ल्यू एलन एवं कीथ एचसन है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले योजना होता है, फिर उसके बाद शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि होती है, और फिर जब फीडबैक मिलता है उसमें कोई कमी होती है, कुछ जो भी फीडबैक दिया जाता है उसके बाद फिर से पाठ्य योजना बनाई जाती है, फिर से शिक्षण होता है और फिर से फीडबैक दिया जाता है, यानी पुनः प्रतिपुष्टि होती है। अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है, विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन जो है रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटरस्थ अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन, ये वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट रहेगा। ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं? ब्रिटिश शिक्षाविद जो है वो अभिक्रमित सीखना जो शब्द है इसका प्रयोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं। चैप्टर नंबर 6 इज एक शिक्षक के लिए कंप्यूटर का व्यवहारिक अनुप्रयोग देखिए। विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है?
एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में कर सकता है, स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि में कर सकता है, समस्या समाधान में कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता है? तो इसमें अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में जो है कि व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो इसमें संग्रहण की क्षमता कमी नहीं, ऐसा नहीं है, संग्रहण की क्षमता में कमी नहीं होती है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो ए का कंप्यूटर है। कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? तो कंप्यूटर शिक्षण में एक अच्छे प्रश्नकर्ता की, परीक्षक की, पूछताछ अधिकारी की, इन सभी की भूमिका बड़े ही इफेक्टिव ढंग से निभाई जाती है। विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? तो विज्ञान शिक्षक के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग ट्यूटोरियल शिक्षण में, क्रियात्मक शिक्षण में एंड अभ्यास कार्य में किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक हैं? तो उसमें आपका ग्राफिक्स, पेंटाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी सेवाएं जो है कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक होती हैं। कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? तो इसका विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन में एंड अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में यही उपयोग है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है चैप्टर है हमारा 7, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य का अनुगामी होना, उसके पीछे पीछे चलना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए, सी राइट हो जाएगा। कथन किससे संबंधित है? क्रियात्मक अनुसंधान व्यक्ति की खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। यह आपका मैकग्रैथे का स्टेटमेंट है। किसका? मैकग्रैथे का स्टेटमेंट है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यह कथन कार्टर वी गुड का है। निम्न में शैक्षिक अनुसंधान के क्या प्रकार हैं? देखिए, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, ये शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय की कार्यप्रणाली में विकास तथा सुधार करना, विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना, विद्यार्थियों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, ये क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? देखिए, बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं आपकी क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित समस्याएं हैं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं हो गई, परीक्षा से संबंधित समस्याएं हो गई, ये सभी प्रकार की समस्याएं क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार क्या हैं? निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, संभागीय क्रियात्मक अनुसंधान, आनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान, ये जो हैं आपके क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान का लाभ क्या है? देखिए, समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, लचीले सिद्धांतों पर आधारित प्रक्रिया है, घटना स्थल पर ही अध्ययन किया जाता है, ये सभी जो है क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द के समकक्ष होता है? अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसर्च जो शब्द है इसके समकक्ष होता है। एक्शन शब्द किस भाषा से मिलकर बना है? यह आपका एक्ट प्लस ऑन, क्या ये हमारा जो है एक्ट प्लस ऑन शब्द से मिलकर के हमारा एक्शन निकल करके आता है। क्रिया अनुसंधान वो अनुसंधान है जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है, वह आपका जो है रिसर्च इन एजुकेशन है। ठीक है, रिसर्च इन एजुकेशन से संबंधित हमारा ये स्टेटमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास H.C. मॉरिसन ने किया था। इकाई प्रविधि जो है वह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। इकाई योजना का विकास H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय हर्बर्ट महोदय को जाता है। किसको जाता है? हर्बर्ट महोदय को। हर्बर्ट ने पाठ्य योजना का निर्माण 5 चरणों में किया है और इकाई योजना की विशेषता निम्न में से नहीं है। वो क्या नहीं है? इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर मिलता है। RCE उपागम जो है वह डॉक्टर दबे के द्वारा विकसित किया गया। RCEM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्गों को लिया गया? इसमें 4 वर्गों को लिया गया। हर्बर्ट की पाठ्य योजना का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है? वह आपका विश्लेषण नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। एंड कौन सी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है?
पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ये इसकी विशेषता नहीं है। होना यहाँ पे ये चाहिए था कि पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पाठ्य योजना को बनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। निम्न में पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या हैं? पाठ्य योजना में शिक्षक विद्यार्थी दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से होना चाहिए। पाठ्य योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सभी जो है पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, इकाई योजना का जो स्वरूप है वह व्यापक होता है। एंड इकाई योजना अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो इकाई योजना जो अधिगम है वह आपका तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? टी जिल्लर ने स्पष्टता के पद को 2 भागों में विभाजित किया। किसने जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ दिया? विल्हेम रीन ने। विल्हेम रीन जिल्लर द्वारा किए गए स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? उद्देश्य कथन। RCEM उपागम कब विकसित किया गया? 1961 में। किसने पाठ्य योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? वो आपके प्रोफेसर HR श्रीवास्तव एंड JP सूरी ने। वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप में तैयार करता है वे क्या कहलाती हैं? वे आपकी लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लिखित पाठ्य योजनाएं। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है? तो इसमें सीखने की क्षमता का, सीखने के ज्ञान का, उपलब्ध पाठ्यपुस्तकों का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन डी आपको राइट हो जाता है। एंड कथन किससे संबंधित है? कथन है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है, ऐसा IK डेविस कहते हैं। निम्न में से कौन सी NCERT उपागम की सीमा नहीं है? लेखन क्रिया नहीं होती है, ये इसका दोष है, ये इसकी सीमा है, लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन चैप्टर कहता है शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित है। भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? वास्तविक वस्तु का, चित्र का, मॉडल स्लाइड का, इन सभी का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सा आसुरचित असाधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? वो आपका गुरुत्व केंद्र है। जो गुरुत्व केंद्र है यह आसुरचित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो वह चौक एवं टॉक पर निर्भर रहता है। किस पर? चौक एवं टॉक पर निर्भर रहता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वह आपका श्रव्य सामग्री भी होती है, दृश्य सामग्री भी होती है एंड श्रव्य दृश्य सामग्री भी होती है। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है? शुद्धता का होना, सार्थकता का होना, मितव्ययी होना, ये सभी जो है शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं हैं। निम्न कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य विधियाँ और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक सुधार आधार हैं, ऐसा विटिच एवं सुलर से, यह स्टेटमेंट आपका विटिच एवं सुलर से संबंधित है। कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? एटलस जो है वह श्रव्य सामग्री नहीं है। कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? रेडियो दृश्य नहीं है, सिर्फ श्रव्य है। सरल कमानीदार तुला बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? 1 फुट लंबे लकड़ी के टुकड़े का, कीलों का एंड धागे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण? वह आपका ग्लोब है, जो भौतिक विज्ञान के शिक्षण में लाभदायक नहीं होता, यह आपका भूगोल में काम आता है। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है? बुलेटिन बोर्ड जो है ये आपका OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक पंखे का। ओवरहेड प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है? थर्मोस्टेट। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न कथन किससे संबंधित है? हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आंख और कान साथ साथ काम करते हैं, ऐसा कॉमेनियस कहते हैं। किसका स्टेटमेंट है ये? कॉमेनियस का स्टेटमेंट है। फिर हमारा जो चैप्टर है वह CCE यानी कि मूल्यांकन के प्रकार, ग्रेडिंग सिस्टम, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण इन सभी से संबंधित है। क्वेश्चन कहता है पहला,
रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है? निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा कोठारी आयोग से संबंधित है। मूल्यांकन एक सतत और विस्तृत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। यह परिभाषा एनसीईआरटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनसीईआरटी से संबंधित है। निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? वह आपकी याद कराना। ये एक ऐसी प्रविधि है जो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। और कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है इसकी विशेषता यह है कि यह एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है। परीक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। यह कथन क्रोनबैक से संबंधित है। परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूप्रिंट का। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है? इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। यह आपका निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। मूल्यांकन क्या है? एक नवीन धारणा एवं एक नवीन धारणा है। मूल्यांकन जो है यह एक नवीन धारणा है। मूल्यांकन आपका मूल्यांकन होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, ये सभी आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मापन के कितने स्तर या मापनीय होते हैं? मापन के 4 स्तर या 4 मापनीय होते हैं। मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल आपका अनुपात है। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण जो है वो आपके हेरास मैन ने किया था। अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं ये हैं कि वो उनमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है परीक्षण की रचना किसने की थी? तो गाल्टन और कैटिल ने परीक्षण की रचना की थी। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है, नकल करना नहीं है। ठीक है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप क्या नहीं है? नकल करना। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। यह कथन आपका प्रोफेसर एफ.एस. फ्रीमैन से संबंधित है। कथन क्या है? दोबारा पढ़ लेते हैं। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। यह आपका एफ.एस. फ्रीमैन से संबंधित है। कौन सा संप्राप्ति परीक्षण का कार्य है? सूचना स्रोत के रूप में अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना एंड शैक्षिक मार्गदर्शन करना, ये आपके संप्राप्ति परीक्षण के कार्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। CBCS क्या है? यह एक ग्रेडिंग सिस्टम है। पहले नंबर दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आपको क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। क्या दिया जाएगा? क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे। जैसा कि अभी बीएड वालों को जो रिजल्ट आया उसमें ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया था, है ना। और उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण की बात करते हैं। देखिएगा, निदानात्मक परीक्षण इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? निदान करना। स्टेटमेंट है कि निदानात्मक शिक्षण अधिगम के छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके स्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ऐसा गुड व ब्राकी ने कहा है। किसका स्टेटमेंट है? गुड व ब्राकी से संबंधित यह कथन है। निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से किया जाता है। नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं? पिछड़े बालकों की पहचान करना, पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाना, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, यह नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है औपचारिक शिक्षण। क्या नहीं है? औपचारिक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है औपचारिक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन किन बातों पर केंद्रित होता है? तो यह उप इकाई या अवधारणा विशेष की विषय वस्तु की प्रकृति पर केंद्रित होता है। आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार, पूर्व ज्ञान, कौशल आदि पर केंद्रित होता है। विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार, अर्जित ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग आदि पर केंद्रित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है जिससे बालक अपनी योग्यता के अनुसार अधिकतम अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। यह अध्यापन प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह अध्यापन प्रक्रिया निदानात्मक शिक्षण कहलाती है। निदानात्मक शिक्षण कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 9 इज पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। इसमें जो है कक्षा में आगे बैठाने के लिए कहना चाहिए, सोचने एवं हल करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, उत्तरों को छात्र स्वयं सोच भी सकें। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। शिक्षक को शैक्षिक निदान के लिए निदानात्मक परीक्षण बनाना होता है और निदान के आधार पर डैश शिक्षण करना होता है। निदान के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण करना होता है। जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसकी संपूर्ण उपलब्धि की जांच हेतु डैश लिए जाते हैं, उपलब्धि परीक्षण लिए जाते हैं। डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ है मूल कारण और रोग निर्णय। उपलब्धि परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, जो कुछ एक निश्चित अवधि में पढ़ा दिया जाता है उसकी उपलब्धि के स्तर का पता लगाना उपलब्धि परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है निम्न परिभाषा किससे संबंधित है। परिभाषा है उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी सामान्य योग्यता के कारण नहीं, डैश को अंशतः या पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। ऐसा शिक्षा शब्दकोश के माध्यम से कहा गया है। किसके माध्यम से? शिक्षा शब्दकोश के माध्यम से कहा गया है। नेक्स्ट वन पॉइंट इज चैप्टर है 12 नंबर पाठचर्या संगठन के सिद्धांत। देखिए पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का है? पाठ्यक्रम शब्द हमारा लैटिन भाषा का है। पाठ्यक्रम जो शब्द है हमारा यह लैटिन भाषा का शब्द है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पाठ्यक्रम की उत्पत्ति जो है यह शब्द गलत है, क्यूरेरे से हुई है। क्यूरेरे शब्द से हुई है, ठीक है। किससे हुई है? क्यूरेरे शब्द से। क्यूरेरे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। कथन है पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग लाया जाता है, ऐसा मुनरो कहते हैं। पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार है। यह कथन आपका फ्रोबेल से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है? सूझबूझ का सिद्धांत जो है वह पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है। विज्ञान शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रथम प्रयास 1953 में किया गया। फ्रांसिस जे ब्राउन की जो पुस्तक है शैक्षिक समाज विज्ञान, यह फ्रांसिस जे ब्राउन की पुस्तक है। पाठचर्या के मुख्य रूप क्या हैं? देखिए विषय केंद्रित पाठचर्या होती है, बाल केंद्रित पाठचर्या होती है एंड मिश्रित पाठचर्या होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। कौन सा पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है? देखिए छात्रों का बहुमुखी विकास करना पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं? ये तो है, छात्रों का बहुमुखी विकास करना क्या है? पाठचर्या का उद्देश्य है। छात्रों की रुचियां, क्षमताओं, योग्यताओं को जागृत करना पाठचर्या का उद्देश्य है ना। और छात्रों को राजतंत्र का विकास करना यह उद्देश्य नहीं है। वह कौन सी पाठचर्या है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं तो कुछ विषयों को विविध विषयों में से चुनाव करना पड़ता है? यह आपका कोर पाठचर्या होती है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठचर्या का निर्माण किया जाता है? तो इसका क्रिया केंद्रित पाठचर्या का निर्माण किया जाता है, जो एक्टिविटी बेस्ड होता है कैरिकुलम। कौन सी पाठचर्या करके सीखने पर बल देती है? जो क्रिया केंद्रित पाठचर्या होती है यह करके सीखने पर बल देती है। पाठचर्या का उद्देश्य क्या है? देखिए बालक को लोकतंत्र के लिए तैयार करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बालक को तैयार करना, राष्ट्रीय भावना का विकास करना, ये पाठचर्या के उद्देश्य हैं। कैरिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक BK व्हीलर हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जा सकता है। कौन सा NCF 2005 का सुझाव नहीं है? सूचना को ज्ञान माना जाए, यह NCF 2005 का सुझाव नहीं है। NCF का पूरा नाम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। ओके, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाला की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन 1964 में किया गया था। कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? इसमें कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट जो समिति है उसका गठन किया गया था। प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? तो इसमें आपके खिलौने नहीं होने चाहिए। निम्न में कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें आपका जो है मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करना ये आवश्यक नहीं है। कौन सा सुझाव कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा दिया गया है? तो इसमें आपका सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला का गठन, स्टोर रूम की स्थापना, प्रति छात्र 30 वर्ग फुट स्थान का निर्धारण, यह आपका जो है सुझाव कमेटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन कहता है सामान्य भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? तो इसमें आपका आवश्यकता के अनुसार मेजें होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी जरूरी है, अलमारियां भी जो होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कथन किससे संबंधित है? विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना है। यह डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी से संबंधित है। प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को अवश्य दिया जाना चाहिए? तो कम से कम 2 पीरियड विद्यार्थियों को अवश्य दिए जाने चाहिए। कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है? तो इसमें आपका व्याख्यान कक्ष, सर्व उद्देश्य, ये दोनों ही विज्ञान प्रयोगशाला के प्रारूप हैं। अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए? अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लगाना चाहिए। अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए? नारियल का। पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है? तो इसमें बालक में सामाजिकता आती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक करके सीखो सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए? प्रत्येक प्रयोगशाला में आपका प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला कर्मचारी और स्टोर कीपर होने चाहिए। ओके, बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज प्राथमिक उपचार बॉक्स के ऊपर किसका चिन्ह अंकित होना चाहिए? रेड क्रॉस का। ठीक है। एंड प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाला जो लाभ है, तर्क शक्ति का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है, सामाजिकरण का भी विकास होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो राइट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 कहता है भौतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की आलोचनात्मक समझ की बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है विज्ञान से संबंधित तथ्य, शोध, खोज अनेक लेखों को किसमें प्रकाशित किया जाता है? जनरल में। भारत में प्रकाशित होने वाला जनरल जो है वह विज्ञान प्रगति है। भारत में प्रकाशित होने वाला जनरल विज्ञान प्रगति है। निम्न में से भारत में प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका प्राइमरी टीचर, त्रैमासिक पत्रिका प्राइमरी टीचर कौन सी पत्रिका विदेश से प्रकाशित होती है? साइंस टीचर जो पत्रिका है यह आपकी विदेश से प्रकाशित होती है। कौन सी हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं? तो देखिए, इसमें विज्ञान लोक हो या विज्ञान प्रगति हो, ये दोनों ही आपकी हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं। पिटमैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित होने वाला जो जनरल है वो आपका साइंस इन द होम एंड साइंस इन द सिटी है। अध्यापकों के द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार पुस्तिकाओं को हैंड बुक कहा जाता है। पाठ्यपुस्तक का प्रकरण यानी कि टॉपिक किस सिद्धांत पर क्रमबद्ध होना चाहिए? ये सरल से कठिन की ओर क्रमबद्ध होना चाहिए। पारदर्शित तल का वह भाग जिस पर रेखा चित्र, चित्र या तस्वीरें बनी होती हैं वह आपका स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका नहीं है इनटू स्पेस, यह जो है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका नहीं है। इनमें से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है? साइंस। अच्छी पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? तो कागज अच्छे स्तर का नहीं होना चाहिए, यह इसका गुण नहीं है। ठीक है, ये इसका गुण नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए गुण, ये तब माना जाता जब यहाँ पे ये लिखा होता कि कागज अच्छे स्तर का होना चाहिए। स्लाइड को किसमें प्रयोग करते हैं? स्लाइड को प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। स्लाइड को प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पाठ की रूपरेखा के लिए, शिक्षण तकनीक के रूप में एंड पाठ की पुनरावृत्ति करने हेतु पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक को एक अच्छी पुस्तक के मूल्यांकन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? सभी वर्ग के छात्रों के अनुरूप हो, भाषा सरल स्पष्ट हो और जो मुख्य पृष्ठ हो वो आकर्षक होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा स्लाइड का उपयोग नहीं है? विद्यार्थी देखिए, शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये इसका उपयोग। कौन सा स्लाइड का उपयोग नहीं है? शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत नहीं कर सकते। विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं द्वारा किए जाने वाले कार्यों या क्रियाकलापों के संपादन हेतु जिस पुस्तक को प्रयोग किया जाता है उसे कार्य पुस्तक कहते हैं। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का उल्लेख होता है? वह आपकी कार्य पुस्तक है। वह कौन सी पुस्तक है जो शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का काम करती है? हस्त पुस्तक। वह कौन सी पुस्तक है जो छात्र के लिए अभ्यास एवं दिशा निर्देशन करती है? वह भी आपकी कार्य पुस्तक ही है। इनटू स्पेस जो पत्रिका है वो आपकी द्विमासिक पत्रिका है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित होने वाला जर्नल न्यू ट्रेंड्स इन बायोलॉजी टीचिंग। इंडियन प्रेस लिमिटेड इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका आपकी विज्ञान प्रगति है। पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंकपत्र में शिक्षक के शैक्षिक स्तर के लिए कितने अंक निर्धारित होते हैं? वह आपके 50 अंक हैं। पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंकपत्र का पूर्णांक कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। ठीक है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा कहता है चैप्टर नंबर 15
डिफरेंट जिन नोट्स की बात कर रहे थे उसमें जैसे आपका ये जो टेक्नोलॉजी का पेपर है, ये आप सभी का 3 नंबर पे जो पेपर है वो सभी के लिए कंपलसरी पेपर है, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो, है ना, कोई भी आपका स्ट्रीम हो। ये जो टेक्नोलॉजी का पेपर आप सभी का कॉमन पेपर है। इसका जो नोट्स है वो इस तरीके का है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। इसका फुल डिटेल में भी नोट्स मिल रहा है एंड इसका शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे 1849 में इंग्लैंड में फ्रांस में छायाचित्र विज्ञान का आविष्कार हुआ, है ना। फिर जो है एच.बी. रे ने फोटोस्टेट का आविष्कार किया 1900 में। अमेरिकन प्रोफेसर एल कॉल्सन जीरोग्राफी का आविष्कार किया गया 1938 में। 60 में अमेरिका के थियोडोर मैमन द्वारा लेसर तकनीक का आविष्कार किया गया। तो इस तरीके का ये कंटेंट आपका किसका है, यह आपका जो ये टेक्नोलॉजी का पेपर है, आप सभी का कॉमन पेपर, ये उसके नोट्स हैं आपके सामने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, देखिए अगर दिखाएंगे नहीं तो आप तक पहुंचेगा कैसे ये सारा कंटेंट। फिनले तथा हार्ड के अनुसार विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन कितने भागों में कर सकते हैं? 2 भागों में। किसके अनुसार विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन 2 भागों में कर सकते हैं? फिनले और हार्ड के अनुसार। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्न में से अच्छे विज्ञान शिक्षक के गुण क्या हैं? हंसमुख, स्वभाव से निर्मल, उत्तम चरित्र वाला होना चाहिए, नूतन पद्धतियों एवं तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए, श्यामपट्ट पर उपकरणों का चित्रांकन करने का भी ज्ञान उसको होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। निम्न में से शिक्षक की सामान्य योग्यता नहीं है, प्रयोग करने की क्षमता, यह उसकी जो है सामान्य नहीं विशिष्ट क्षमता है। निम्न में से शिक्षक की विशिष्ट योग्यता नहीं है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है यह आपकी विशिष्ट नहीं सामान्य योग्यता है। निम्न में विज्ञान शिक्षक की सामान्य योग्यताएं क्या हैं? नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, निष्पक्ष दृष्टिकोण एंड स्पष्टवादिता होना चाहिए, ये विज्ञान शिक्षक की सामान्य योग्यताएं हैं। निम्न में विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं क्या हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान, ये विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं हैं। विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? छात्र के स्तर के अनुरूप, क्रमबद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। ओके, शिक्षक के क्षेत्र में व्यापक उत्तरदायित्व किसका होता है? शिक्षक का। विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं हैं वो आपकी विज्ञान क्लब का आयोजन, विज्ञान संग्रहालय, पर्यटन का आयोजन, ये विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद जो यहाँ से है ये आपका पिछले साल का पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास पहले ही हम करवा चुके हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है नीचे ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं एंड जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको इसका कंप्लीट पेड जो है टाइप करके पहुंचा भी दिया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करेंगे तो सीधा क्वेश्चन पेपर पे पहुंचेंगे। और क्वेश्चन पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके फिजिकल साइंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसे रही कॉमेंट करके जरूर बताइए। एंड नोट्स के लिए जो नंबर आपको दिया गया है 9628182649, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।